आपको बताते हैं महाराष्ट्र में दोनों ओर के गठबंधन से किस किस पार्टी ने कितने उम्मीदवार घोषित कर दिए। सबसे पहले महायुति एनडीए की तरफ से बीजेपी ने 99 सीटों की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट निकाल दी है। शिवसेना ने 45 की, एनसीपी ने 38 की, यानी कुल 182 नामों का ऐलान इस खेमे में हो चुका है। महाविकास आघाड़ी अभी कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट ने एक भी लिस्ट नहीं निकाली है। 65 शिवसेना ने पहली लिस्ट निकाल दी है, जो कि उद्धव ठाकरे गुट है। किस गठबंधन में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही है, ये अगर आप देखिए तो संभावित ही इसे कहा जा सकता है, फाइनल नंबर्स आना है। लेकिन बीजेपी 154 से 156, शिवसेना शिंदे गुट 78 से 80, 52 से 54 पर एनसीपी। महाविकास आघाड़ी में घोषणा की है 85 और 10 सीट गठबंधन के साथ है। आपने सुना, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वाम दल हो, आम आदमी पार्टी को भी खबर है 2 सीटें दे रहे हैं। 23 सीटों पर सहमति अभी नहीं बनी है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये बताते हुए कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या संदेश दिया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अजय आलोक जी। हालांकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो दोनों ही तरफ 3-3 पार्टियों का एक बड़ा गुट दिख रहा है, लेकिन इन गुटों के अंदर भी आपस में खेमेबाजी जो हो रही है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अब ये खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को भी बताएं, आपको भी बता देते हैं, 3 जगहों पर, जैसे कुडाल सीट है अजय आलोक जी, वहां पर नीलेश राणे जो कि नारायण राणे के बेटे, सीट शिवसेना के खाते में, तो नीलेश शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। ऐसा ही 2 और जगहों पर है, अर्जुनी मारेगांव सीट, जहां पर राजकुमार बडोले बीजेपी के पूर्व मंत्री, सीट एनसीपी के खाते में गई तो एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। ये सब जो चल रहा है, और ऐसा ही शायना एनसी को लेकर है, जहां पर वर्ली सीट पर, दिखा दीजिए, ये ग्राफिक्स बना हुआ है, 4 नंबर का ग्राफिक्स है, वर्ली सीट शायना एनसी सीट शिवसेना के खाते में, तो शायना बीजेपी छोड़कर शिवसेना में चली जाएं और वहां से लड़ सकती हैं। ये सब क्यों करना पड़ रहा है? बागियों ने बहुत परेशान किया हुआ है क्या चुनावों में, जिनको टिकट नहीं देते? नहीं, बागियों की बात नहीं है। बागियों के बारे में तो अभी आपने अमित भाई का बिल्कुल स्टेटमेंट चलाया कि उनके इंस्ट्रक्शन है कि भाई बागी जो हो जाएं और दल छोड़ के दूसरे दल में जाएं, उनको बिल्कुल अकोमोडेट नहीं करना है। तो मामला बहुत साफ है। जहां तक कैंडिडेट स्वैपिंग की बात है, ये तो कोई नई बात नहीं है गठबंधन में अंजना जी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे कहीं भी हो। कैंडिडेट स्वैपिंग तो हर जगह होता है कि हमारे कैंडिडेट हैं लेकिन हमारे सिंबल पे लड़ लेगा। तो वो सब एडजस्टमेंट कैसे होता है वो तो खैर महाराष्ट्र का नेतृत्व तो देखेगा कि क्या करना है नहीं करना है। देखिए, दोनों गठबंधन में एक बेसिक अंतर समझिए। हमारा गठबंधन जो है वो बिल्कुल अहंकार रहित गठबंधन है, जिसमें कोई अहंकार नहीं है। ना आज तक आपने इस गठबंधन ने पिछले 1.5 महीने से सीट शेयरिंग पे कोई विवाद सुना, ना आपने इस पे विवाद सुना कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल है ऑलरेडी, और ना किसी अन्य तरह का विवाद। अभी आप जो समीर भुजबल के बारे में बता रही थी, मैं एक जानकारी और थोड़ा बढ़ा के आपको देता हूं कि समीर भुजबल ऑलरेडी शरद पवार वाली एनसीपी के पास अप्रोच कर चुके हैं। हो सकता है निर्दलीय की जगह उनसे लड़ लें। तो ये सब चलेगा। अभी चुनाव में ये फफूंदियां उठती हैं, जाती हैं, आती हैं, लेकिन महायुति कम से कम हर जगह पर एक प्रॉपर एकता का स्वरूप बांधे हुए, चुनाव में एकजुट होकर उतरते हुए, अपनी सरकार के काम की बदौलत, 2 साल के काम की बदौलत जा रही है। एक डबल इंजन की सरकार की बदौलत जा रही है। उसी तरह आपकी महाअकाड़ी जो है, जिसमें न चक्का है न चक्के पे गाड़ी है, बस आगाड़ी और पिछाड़ी है, वो उस ढंग से चुनाव में जा रहे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री बनने के लिए मारपीट, सीटों के लिए मारपीट। अब आप ये सोच लीजिए कि 85 255 होते हैं, 33 सीट का कोई पता नहीं है कहां कौन लड़ेगा। उन्हें बोल दिया कि समाजवादी पार्टी को देंगे, कम्युनिस्टों को भी देंगे। अरे अपने तो बांट नहीं पा रहे हो, दूसरे को क्या दोगे? अखिलेश यादव ने उधर अधर ठेंगा दिखाया, 9 की 9 बता के कांग्रेस का रहा सा अस्तित्व भी साफ कर दिया, और कांग्रेस बहुत आराम से उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो बढ़िया है। नरसिम्हा राव के समय भी आपको याद होगा 1996 में कांग्रेस बसपा का गठबंधन हुआ था, और कांग्रेस मात्र 10% सीटों पर लड़ी थी, और कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में उसी दिन से खत्म होने लगा था। सुरेंद्र भाई जानते होंगे। और आज रहा साहा बचा खुसा कसर बीज स्वाहा, जो अग्नि में अंतिम हवन देते हैं, स्वाहा कर दिया स्वाहा। आपका जब वजूद ही नहीं रहेगा तो आपके कार्यकर्ता क्या चीज के पीछे आपके आएंगे? आप जब लड़ ही नहीं पाएंगे तो आपका कार्यकर्ता उत्साहित क्या चीज से होगा? आज महायुति का कार्यकर्ता महाराष्ट्र हो में हर जगह पर, हर सीट पर पूरी ताकत से तीनों पार्टी, तीनों गठबंधन के दल लड़ेंगे, और वहां पे सामने डिवाइडेड हाउस है। मैं उस डिवाइडेड हाउस पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चुनाव में हम सिर्फ अपनी लाइन लंबी करने में यकीन रखते हैं, दूसरे की लाइन तो छोटी अपने आप होनी है। आज 24 तारीख है, जो 9वें नंबर की ग्राफिक्स है वो दिखा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, मामला कितना सलटा और कितना अभी भी लटका हुआ है, ये सवाल मैं इससे पूछ रही हूं
क्योंकि एक बार डेट्स देखिए तो अब 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है और उसके बाद से मतदान है 20 नवंबर को। ऐसे में अभी तक न कांग्रेस की लिस्ट सामने आई है ना ही शरद पवार गुट की, क्या वजह है? तीन चार चीजें हैं अंजना जी। पहली बात तो हम लोगों का फार्मूला भी क्लियर है, हमारी सीटें भी क्लियर है, हमारी कुल 15 सीटों पर पेंच है। हम तो जिम्मेवारी से स्वीकार करते हैं। 85 सीटों पर 85 पे हम तीनों दल लड़ेंगे। 18 सीटें हमने अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी, जिसमें शेतकारी कामगार संगठन है, समाजवादी पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है या अन्य और भी हमारे साथी हैं। 18 सीटें हमने उन पर छोड़ी हैं। 15 सीटों पर हम तीनों पार्टियों में यह है कि हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं। इसका फैसला हम अगले 2-3 दिन में कर लेंगे, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो टोटल की टोटल फाइनल हो चुकी है, इसमें कहीं भी हमारा इफ बट नहीं है। हाँ, मतभेद थे, हमारे गुट के अंदर भी मतभेद थे, पार्टी में भी थे, हम सबने शॉर्ट आउट कर लिए। हमें अपने मतभेद शॉर्ट आउट करने के लिए महाविकास अघाड़ी को दिल्ली नहीं आना पड़ा। और मराठा राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में जो लोग जानते हैं अंजना जी, कब तक टिकट घोषित होगा? और क्या उद्धव जी, एक प्रश्न और आपसे बीच में पूछ रही हूँ, उद्धव जी क्या चेहरे होंगे? जी बोलिए, पूरा कीजिए। दोनों मैं दोनों बातें आपको जवाब देता हूं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में हमारा तो हाउस जो है बिल्कुल एक है, नेक है। उद्धव जी की आपने बात करी, उद्धव जी ने भी स्वयं कह दिया कि कांग्रेस पार्टी से बने, शिवसेना से बने, एनसीपी से बने, कोई मुख्यमंत्री बने मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। जिसको महाविकास अघाड़ी मुख्यमंत्री पद के लिए कहेगी वो मुख्यमंत्री होगा। ये उद्धव ठाकरे जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आप चाहें तो उसको खोल करके किसी भी नेट पर पढ़ सकते हैं और आपको तो मालूम ही होगा, आप अच्छे तरीके से जानती हैं। लेकिन मराठा राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में ना अंजना जी, आज का दिन एक शर्म के लिए है महायुति के लिए। इन्होंने मराठा राजनीति को शर्म से झुका दिया है कि अमित शाह जी के घर पर महायुति की बैठक हो रही है, यानी मराठा लोग आकर के, महाराष्ट्र के लोग आकर के, गृह मंत्री जो गुजरात से आते हैं उनके घर पर बैठ करके महाराष्ट्र की राजनीति के तीनों फलक बैठ करके वहां पर तय कर रहे हैं कि कौन किसको लड़ेगा, और अमित शाह जी उनको निर्देश दे रहे हैं। आप समझिए इस बात को। और ये मराठा लोग और महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते भी हैं, भिड़ते भी हैं और फाइट टू फिनिश करते हैं। आज जिस तरीके से अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को और सारी चीजें इन्होंने बीजेपी इन दोनों गुटों को कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रही है और वहां के रोजगार को गुजरात ले जाके और यहां के अजीत पवार और शिंदे को जो बेरोजगार बनाने की कोशिश कर रही है, इसका जवाब और इसका खामियाजा इन तीनों महायुति के अलायंस के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और आपकी जो बात है ना, आपने कहा कि हमारी सीट के कैंडिडेट ऑलरेडी जो है लगातार क्षेत्र में है और उसमें हम अपने लोगों को हम ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, लिस्ट हमारी आ जाएगी। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, या अजीत शाह टाइप, अमित शाह जी और अजीत पवार टाइप के लोग हैं कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। महाराष्ट्र अनैतिक सरकार से छुटकारा पाने जा रहा है और अजय आलोक जी जितनी बातें कर रहे थे उन सारी बातों का जवाब तो अमित शाह के यहां मीटिंग में दे दिया। महाराष्ट्र की बेइज्जती अब और नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन आप महाराष्ट्र की बेइज्जती का एंगल इसको देना चाह रहे हैं, लेकिन फिर इस नियम से तो 10 जनपद पर देश के किसी राज्य के नेता की बैठक नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कौन सा तुक हुआ कि अगर जो पार्टी लीडरशिप है उसके साथ चर्चा हो रही है, मैं बताता हूं, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र, ये सुरेंद्र जी कैसे बात हो गई? आप यूपी में हैं, महाराष्ट्र की बात करने के लिए आए हुए हैं। मैं बताता हूं, वो भी जवाब देता हूं। यहां पर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 10 जनपद आएंगे, हमारे एआईसीसी में आएंगे, सब जगह आएंगे। लेकिन महाविकास अघाड़ी जो 3 दलों का गठबंधन है, जिसमें दिल्ली से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और 2 पार्टियां हमारी शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र की पार्टी, हमारा वहां पर गठबंधन हो रहा है। हमारा दिल्ली में ये तीनों पार्टियां नहीं आती हैं कांग्रेस के दरवाजे पर एक साथ। ऐसे व्यक्तिगत मिलेंगे अपनी जगह, लेकिन सीट शेयरिंग के लिए नहीं आते हैं। लेकिन महायुति में क्या हो रहा है कि धमका करके बुलाया जा रहा है, एकनाथ शिंदे को धमका करके बुलाया जा रहा है, अजीत पवार को, और धमका करके ये कहा जा रहा है आपको कि आपको इंस्ट्रक्शन है। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह यानी गुजरात वाले लोग महाराष्ट्र के लोगों को
धमका के कंट्रोल कर रहे हैं। ये कंट्रोलिंग नहीं चलेगी। अजय आलोक। अच्छा, जब राष्ट्रीय पार्टी, देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी, सामंजस्य को कंट्रोल समझने लगे और बात करने लगे क्षेत्रवाद की तरफ खुली खुली कि महाराष्ट्र को गुजरात कंट्रोल कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश को कौन कंट्रोल कर रहा है? समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी को कंट्रोल कर रही है। सुरेंद्र भाई में क्या दिक्कत है कि सुरेंद्र भाई, देखिए, चालाकी बहुत अच्छी चीज है। चालाकी से थोड़ी सा आगे बढ़ते हैं तो कुटिलपन आता है, वहां तक ठीक है, उसके आगे आप नहीं बढ़ पाते हैं। उसके आगे बढ़ गई समाजवादी पार्टी, बेहयाई पे उतर गई, 9 के 9 सीट ले ली और आपको चुपचाप से सरेंडर होना पड़ा। इसको कहते हैं कंट्रोल करना, इसको कहते हैं कंट्रोल करना, कि आपको अपने राष्ट्रीय पार्टी होने का भी गुमान नहीं रहा, अपने वर्कर्स का गुमान नहीं रहा। महाराष्ट्र में आज आप कहते हैं कि कोई 10 जनपद नहीं आता है, वो इतने सारे गुलदस्ते फुलदस्ते लेके, कभी उद्धव ठाकरे, कभी छोटे ठाकरे, कभी शरद पवार, अक्सर टीवी में दिखता रहता था भाई। सीट शेयरिंग की पहली चर्चा उन्हीं के साथ शुरू हुई थी। कहां चक्कर में है आप? अब उसके बाद आइए आप दूसरी बात सुरेंद्र भाई, सामंजस्य को समझिए। सामंजस्य आप में नहीं है, आप मानिएगा चुनाव के बाद, जैसे आप हरियाणा में बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी पड़ी थी, हम फिर से चिंतन करेंगे। सामंजस्य नहीं है, इसको मानिए, लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है कि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जैसी होके, जो हमेशा क्षेत्रवाद का विरोध करती थी, आज खुलेआम सुरेंद्र राजपूत क्षेत्रवाद का समर्थन कर रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पे बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तर्ज पे बात कर रहे हैं। तब तो आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी साहब, क्योंकि कभी आप धर्म पकड़ते हैं, कभी आप क्षेत्र पकड़ने लगते हैं, सिर्फ बंटवारे की बात करते हैं। उसी पे योगी जी का ये बात होता है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो उसमें आपको बुरा लग जाता है। मानिए ना इस बात को, मानने में क्या है? जो अपनी गलती मान लेगा वही तो सुधार कर सकता है। जब गलती मानेंगे नहीं तो सुधार की उम्मीद कहां से होगी? सुरेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी, वो आपको यूपी याद दिला दे रहे हैं, जहां खत्म, खटाखट खत्म, यूपी याद दिला रहे हैं, जहां पर आपने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया समाजवादी पार्टी के सामने 9 सीटों पर। ये आपको लगता है? हाँ, ये आपको लगता है। वो कहते हैं ना कि तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। अजय भाई, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, और सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। आप लोग पहली चीज तो अजय भाई के साथ समस्या में, अजय भाई के डिक्शन पे कोई, अरे भाई 2 मिनट, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, तो अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, आप अंग्रेजी स्कूल में भी संस्कृत से पढ़े हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सामंजस्य से बोला जाता है। सामंजस्य जो कर रहे हैं आप हिंदी चैनल पर मत कीजिए। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र का क्या लेना देना है, पहली बात। और दूसरी बात, हां हमने किया है। क्यों? इसलिए किया है कि आपकी आतताई सरकार को हटाना है। हम तो सहमत हैं, हम तो मानते हैं कि हमने 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी को दी हैं, एक बड़े उद्देश्य के लिए दी हैं। लेकिन आपको तो इतना तक नहीं कि अगर उद्धव ठाकरे जी अकेले आ रहे हैं, आपको अकेले तो 1000 बार नरेंद्र मोदी जी के यहां सब लोग आ चुके हैं। हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि गुजरात महाराष्ट्र को कंट्रोल नहीं करेगा, और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के लोग जो अजीत पवार को, सुशील क्या नाम, एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुला रहे हैं, और दिल्ली बुला करके बीजेपी जो कंट्रोल कर रही है, इसका जवाब आपको मराठा का जनमानस देगा। आप इस चीज को याद रखिए। आप हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन यह आरोप नहीं लगा सकते कि महाविकास अघाड़ी की कोई पूर्ण बैठक टिकटों के लिए, बागियों के लिए, दागियों के लिए कोई हमने दिल्ली में करी हो। हमारी बैठक वहीं थी, वहीं है और वहीं रहेगी, और वहीं से टिकटों का बंटवारा होगा। और आपके जो संदेश जा रहा है ना दिल्ली से, और अमित शाह जो कंट्रोल कर रहे हैं, भरोसा रखिए मेरी बात का कि मुंबई भी जवाब देगा और रेस्ट ऑफ मराठवाड़ा भी जवाब देगा। ठीक है, बोल लीजिए अजय आलोक जी, सिर्फ एक लाइन, लेकिन क्योंकि कृष्णा जी को मैं चाहती हूँ वो जवाब दे। वो कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को जानबूझकर बुलाया गया दबाव देकर। बोलिए। मैं कंट्रोल कर रहे हैं। मैं संजय राउत की बात याद दिला देता हूं सुरेंद्र भाई को। संजय राउत की बात याद दिला देता हूं कि कौन कंट्रोल करता है, कौन बेइज्जत करता है। हम कांग्रेस वालों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपने आला कमान से पूछना पड़ेगा, दिल्ली बात करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं जल्दी करो, जल्दी करो। ये होती है बेहयाई जो अभी हो रही है स्क्रीन पे। अरे सब आपको कंट्रोल कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी से भी बुरा हाल हो गया आपका। न यूपी बचा, न महाराष्ट्र बचा, कुछ बचा कहां। ऐसी बात है कि सरकार गिरानी है तो 9 के 9 सीट आ जाएंगे तो सरकार गिरेगी क्या यूपी में? 9 की 9 तो हम जीतने जा रहे हैं। मिस्टर हेगड़े, सुरेंद्र जी दावा कर रहे हैं कि दबाव में एकनाथ शिंदे को बुलाया गया है दिल्ली। देखिए सुरेंद्र जी क्या बोल रहे हैं पता नहीं, वो तो खुद देश की बंटवारा करने की बात कर रहे हैं। बेशक मैं आपको बोलता हूँ, जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने तो हमारे पास 40 विधायक थे। अमित शाह जी ने और मोदी जी ने बुला के उनको वहां पर मुख्यमंत्री बनाया।
उसके बारे में क्यों नहीं बोलते कि मराठा का सम्मान किया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। आप तो देश के को तोड़ने की बात कर रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, ये क्या आपको शर्म आती है? शर्म नहीं आती है ऐसे बात करते हुए? और दूसरी बात क्या है, आपका तो सबसे ज्यादा मजाक तो संजय राउत ने उड़ाया जब आप हरियाणा हार गए थे। क्या क्या बोला आपके बारे में, और वो भी न्यूज़पेपर में खुल्लम खुल्ला बोल दिया। आज भी वो बोल रहे हैं नाना पटोले से तो हम बात ही नहीं करेंगे, उनका शक्ल भी नहीं देखेंगे, हम जो भी बात करेंगे सीधा दिल्ली से बात करेंगे। और यहाँ के नेताओं की हैसियत नहीं है, इनकी ताकत नहीं है, ऐसे संजय राउत ने बोला है। फिर भी आपको ये करना पड़ता है। उसके बाद सावरकर जी का मैं बोलता हूँ, स्वतंत्र वीर सावरकर जी का तो कांग्रेस अपमान करती रहती है और इनको साथ में रहना पड़ता है। आम आदमी पार्टी आपका अपमान करती है, आपको उनके साथ रहना पड़ता है। ममता दीदी आपका अपमान करती है, आपको उनके साथ रहना पड़ता है। अखिलेश यादव आपको एक सीट नहीं देते, आपको उनके साथ रहना पड़ता है। अरे हम दिल्ली जाते हैं, हम इटली जाके सीट नहीं मांगते, इटली जाके सीट नहीं मांगते हम। सुरेंद्र जी, जरा देश के बारे में सोचिए। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, जरा देश जोड़ने की बात कीजिए, देश को तोड़ने की बात नहीं। नहीं नहीं, क्या इटली जाने की भी तो 20 बार जाके आ सकता हूँ, तो छोड़िए वो। आप टिकट, अरे छोड़िए ना यार, आप दूसरे की हैसियत के बारे में बात मत करिए। मैं इटली जाके आया हूँ, मैं यूके भी जाके आया हूँ, और मैं 22 देश घूम के आया हूँ। आपके जैसे छोटे माइंडेड, छोटा माइंडेड नैरेटिव नहीं है मेरा। ठीक है, जवाब दे दीजिए आप, उसके बाद दुबे जी के पास चलेंगे। दुबे जी अभी पारी बैटिंग ओपन करने का इंतजार कर रहे बड़ा हैं। विजन रखिए। लेकिन सुरेन जी, देश को वो कह रहे हैं, देखिए महाराष्ट्र से बैठ के कह रहे हैं देश को बांटिए मत, ऐसे गुजरात वाले और महाराष्ट्र वाले को झुका रहे हैं, ये वो देश को बांट रहे हैं आप। सुरेन जी, अच्छा, तो मैं आपको अंजना जी जिम्मेवारी से कहता हूं कि सारे के सारे महाराष्ट्र के उद्योग धंधे, सेमीकंडक्टर की यूनिट, सारे के सारे क्या नाम डायमंड का व्यापार महाराष्ट्र से छीन करके गुजरात क्यों ले गए अमित शाह जी? क्यों ले गए? क्या महाराष्ट्र पे क्या महाराष्ट्र में लोग नहीं है? आप एक बात, और दूसरी बात, कृष्णा हेगड़े जी को शर्म नहीं आती है? महाराष्ट्र की जो बात हम कर रहे हैं, कृष्णा हेगड़े जी को शर्म नहीं आ रही है? चलिए कम से कम आप दुबे जी को स्क्रीन पर तो दिखा रहे हैं। और कृष्णा हेगड़े जी को जी, आप बल्ला पकड़ के रखिएगा, तुरंत आ रही हूं। कृष्णा हेगड़े जी को शर्म नहीं आ रही है कि कृष्णा हेगड़े जी को शर्म नहीं आ रही कि उनके क्षेत्र, उनके नेता को, मुख्यमंत्री को, पदेन मुख्यमंत्री को आज जो है क्या नाम बिल, एक गृह मंत्री जी जो है दिल्ली बुला करके डांट रहे हैं, कहते कि किसी बागी को लेना मत। वो यहाँ बुला के डांट रहे हैं कि आपस का लफड़ा मत करना। और आप सारी महायुति नेता है, हमारे बड़े नेता है, हेगड़े जी जवाब, महायुति के बड़े नेता है। सुरेन जी लगता है वहां बैठे हुए थे, उन्होंने सुन लिया कि डांट लगी है। हाँ, हेगड़े जी छोटा सा जवाब। पूरी डांट लगी है अंजना जी, आपको भी पता है, आप बोल नहीं रही हो। हम तो खबर बता रहे हैं जैसे बताई गई है। सभी को कहा गया कि एक दूसरे के बागियों को टिकट ना दिया जाए। बाकी की कहानी तो आप चुप बैठे होंगे वहां से। हेगड़े जी छोटा सा एकदम प्लीज, दुबे जी को। बैठक खत्म हो गई है, गृहमंत्री अमित शाह के घर पर महायुति की बैठक खत्म हो गई। करीब 3 घंटे तक माथापच्ची चली है। बाकी की सीटों को लेकर, बागियों के मुद्दे को लेकर हर चीज पर चर्चा हुई है। और इसमें जो गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है उसमें 3 बड़ी बातें हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको ये तय करना होगा कि हम एक दूसरे के बागियों को टिकट ना दें। ये उन्होंने हर पार्टी के लिए कहा है। अजित पवार और एकनाथ शिंदे को ये जिम्मेदारी दी है कि वो पूरे इलेक्शन पर नजर रखें, बागियों को खड़ा ना करें, और तीनों पार्टी एक साथ चुनाव लड़े, मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे, ये उनका संदेश है। हेगड़े जी सिर्फ 2 लाइन में जवाब देना होगा क्योंकि मुझे जाना ही जाना है दुबे जी के पास। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। अमित शाह जी हमारे महायुति के एकदम बड़े नेता है, 2 नंबर के नेता है, और अगर उन्होंने सलाह दिया है तो हम बिल्कुल लेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम ये इलेक्शन जीतने वाले हैं। हमने 24/7 लोगों के लिए काम किया। इनके जैसे नहीं उद्योगपति के घरों के नीचे बॉम्ब रखा, 100 करोड़ रुपए का वसूली लेडीज बार से किया, साधुओं की हत्या पालघर में की, और सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम है सभी कॉन्ट्रैक्टर से इन्होंने वसूली की। इनका नाम था महावसूली आघाड़ी। और हमारे लोग जानते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री 24/7 काम करते, और इनका फेसबुक का लाइव का सरकार था, फेसबुक लाइव सरकार। ठीक है, दुबे जी मोर्चा संभालिए। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, जब मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे उस वक्त पर भी वो कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, और यहां भी तो मामला भी फंसा हुआ है सर। बोला गया कि 270 सीटों पर समझौता हो गया, लेकिन 85 और 10 जोड़ने के बाद भी 23 सीट बचता है।
दुबे जी। अंजना जी नमस्ते। देखिए, हम तो वो योद्धा हैं जिसका षड्यंत्र करके अस्त्र शस्त्र सब चुरा लिया गया है, फिर भी हम युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं ना, क्योंकि हम तो एक ही लाइन जानते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो तो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो हम तो डटे हुए हैं। हाँ ठीक है, समय लग रहा है, कुछ सीटों पर अभी समझौता नहीं बना है, लेकिन आप ही सोचिए ना कि जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वहीं तो भीड़ मचेगी।